नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मांग की लोच के संबंध में आज 3 महत्वपूर्ण बातें इस पर डिस्कस होंगी। और ये तीनों बातें होंगी मांग की लोच क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मांग की लोच का मतलब क्या होता है। मांग की लोच का जो सही मतलब है, अगर उसकी बात हम लोग करें तो मांग की लोच का जो आशय है वो है कि अगर कीमत में छोटा सा भी बदलाव हो, अगर कीमत में छोटा सा भी बदलाव हो, यानी कि प्राइस में कोई भी चेंजेस हो, तो उसका जो इफेक्ट होता है किस चीज पर, डिमांड पर या क्वांटिटी पर, वह कितना होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो जैसा यहां लिखा हुआ है, elasticity of demand describes the responsiveness of quantity demanded of a goods relative to a small change in price. The more elastic a goods is, the more quantity demanded will increase relative to a change in price. Quantity demanded of inelastic goods will not be as responsive. मांग की लोच कीमत में एक छोटे से बदलाव के सापेक्ष किसी वस्तु की मांग की मात्रा की प्रतिक्रिया का वर्णन करती है। एक वस्तु जितनी अधिक लोचदार होगी, कीमत में बदलाव के सापेक्ष उतनी ही अधिक मात्रा की मांग बढ़ेगी। बेलोचदार वस्तुओं की मांग की गई मात्रा उतनी उत्तरदायी नहीं होगी। शब्दों में अगर कंफ्यूजन होने लग जाए तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसको समझने की कोशिश करें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ इतना समझो कि अगर कीमत में परिवर्तन अगर कीमत में परिवर्तन हो तो मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये हम किससे समझते हैं, ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से समझते हैं। यानी कि कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, यानी कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांग में कितना परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सेब का जो प्राइस है वो है 10 रुपये और वे बढ़ करके हो जाता है 20 रुपये, तो उसकी जो डिमांड है अगर वो पहले थी 8, तो अब ये डिमांड कितनी हो जाती है। इसी परिवर्तन को ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये परिवर्तन बराबर भी हो सकता है, यानी कि दुगना हो गया तो 8 की 4 भी हो सकती है, ये 8 की 6 भी हो सकती है, 8 की 12 भी हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है। प्रपोर्शनेट भी परिवर्तन हो सकता है और प्रपोर्शनेट नहीं भी हो सकता है। यानी कि कीमत में होने वाले थोड़े से भी परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच कहते हैं, या हम मांग की लोच के जरिए नापते हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है।
अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस चीज़ को समझते हुए एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये कई प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मांग में परिवर्तन के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है कीमत में परिवर्तन हो जाने से मांग में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा कारण है हमारी आमदनी बढ़ गई, एकाएक हमें पैसे ज़्यादा मिलने लग गए, और जब हमें ज़्यादा पैसे मिलने लग गए तो हमारी मांग बढ़ गई। और तीसरा कारण हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो सस्ती हो गई, जिसके कारण हम उससे रिलेटेड चीज़ की ज़्यादा डिमांड करने लगे। इसको अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इलास्टी ऑफ डिमांड के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ इलास्टी ऑफ डिमांड या मांग की लोच के 3 प्रकार। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मांग की लोच के जो 3 प्रकार होते हैं उनमें पहला है प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस इलास्टी ऑफ डिमांड, और तीसरा है इनकम इलास्टी ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में कहेंगे मांग की कीमत लोच, मांग की तिरछी लोच। ये जहाँ क्रॉस लोच लिखा हुआ है ये हिंदी में तिरछी या फिर आड़ी लोच भी कहते हैं, इसको आड़ी लोच भी कहते हैं, तिरछी या आड़ी लोच भी कहते हैं। और तीसरी है मांग की आय लोच। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मांग की कीमत लोच की। तो मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड, जिसको पीईडी भी कहते हैं शॉर्ट में, और ये बताता है एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, whether it's a decrease or increase, affect the quantity demanded for a product। कह रहा है एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की मूल्य में होने वाला कोई भी बदलाव, चाहे वो मूल्य बढ़ रहा हो चाहे वो मूल्य घट रहा हो, अफेक्ट यानी कि प्रभावित करता है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट, उत्पाद की मांगी जाने वाली मांग को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ सीलिंग फैन, यानी कि छत पर लटकने वाला पंखा की कीमत में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो जो उसकी मांग है वो कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। This measures of responsiveness of quantity demanded when there is a change in price in terms as the price elasticity of demand। ये बताया जा रहा है कि कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रिया के इस उपाय को मांग की कीमत लोच कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा गूगल से ट्रांसलेशन हुआ है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साथ में बताता चलूं। ये जो मैंने बताया कि कीमत में ज़रा सा भी परिवर्तन हो जाए, चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, तो उसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। और यह जो प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है इसी को हम पढ़ते हैं इलास्टी ऑफ डिमांड में या प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड में। और आपको बताता चलूं कि प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड के भी कई प्रकार होते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टी ऑफ डिमांड, पहले इन तीनों को आज समझेंगे। और फिर इसके बाद प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड के जो 5 तरीके होते हैं, परफेक्ट इलास्टी, इम्परफेक्ट इलास्टी, ये 5 तरीके जितने भी इसके होते हैं वो सब अगली वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अभी ये समझ में आने की सबसे पहली बात है कि प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड क्या होती है। जब मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, यानी कि किसमें उतार चढ़ाव होता है, प्राइस या तो ऊपर जाए या तो प्राइस नीचे जाए, तो इसका जो इफेक्ट आता है, और ये इफेक्ट किस पर आता है, डिमांड पर। तो इसी को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, ये हम लोग करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड में, यानी कि मांग की कीमत लोच में हम इसको पढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? जब वस्तु की कीमत में होने वाला थोड़ा सा भी परिवर्तन वस्तु के मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन कर देता है तो उसको मांग की कीमत लोच कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है, यानी कि कीमत बढ़ भी सकती है और कीमत घट भी सकती है। आगे बढ़ते हैं। The mathematical formula given to calculate the price elasticity of demand is, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है और उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा गया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि इसको आप ऐसे समझ लो कि आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको और समझने के लिए, अगर कोई चीज़ पहले 10 रुपए की थी और बाद में ये बढ़ के 15 रुपए की हो गई, इसका डिमांड था, पहले मान लो 50 वस्तुएं खरीदी जाती थीं, अब ये जो है 30 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, यानी मूल्य बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो देखा जाए तो 50% का चेंजेस हो गया। कितने परसेंट का चेंजेस हो गया? यहाँ पर 50% का चेंजेस हो गया प्राइस में, यानी कि प्राइस 50% बढ़ गई। लेकिन जब क्वांटिटी की जो बात करें तो क्वांटिटी केवल और केवल 40% ही रिड्यूस हुई। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम इसको निकालने के लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से हमें इस फॉर्मूले में रख करके हमें मिल जाता है मांग की कीमत लोच। इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये इसका एक सिलेक्टेड फॉर्मूला होता है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको YED से भी डिनोट किया जाता है। जैसा इसके नाम से पता है कि यहाँ पर मांग को प्रभावित करने में कीमत इफेक्टेड नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता की आय इफेक्टेड होती है। उपभोक्ता की आय में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। इसमें होता क्या है कि जब मान लो ए की इनकम जो थी वो 5,000 रुपये थी, तो वो किसी वस्तु को 10 मांगता था। अब अगर उसकी नौकरी अच्छी जगह लग गई और उसको 15,000 रुपये मिलने लग गए, तो निश्चित बात है कि वो इसकी मांग बढ़ा देगा। क्या कर देगा? इसकी मांग को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आमदनी में परिवर्तन होने के कारण भी मांग प्रभावित हो गई। इसलिए बाजार में जो मांग होती है वो केवल कीमत से नहीं प्रभावित होती है, बल्कि अगर उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी हो जाती है तो उससे भी मांग में परिवर्तन आता है, और इस प्रकार आय परिवर्तन को हम लोग मांग की आय लोच में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मांग की आय लोच में पढ़ते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट। This can be understood by looking at the difference in goods sold in the rural market versus the goods sold in metro cities.
किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में उपभोक्ताओं की आय का स्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि आय का स्तर का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कितना पैसा कमा रहा है। इसे ग्रामीण बाजारों में बिकने वाले सामान बनाम मेट्रो शहरों में बिकने वाले सामान के अंतर को देखकर समझा जा सकता है। ये जो वर्ड यहाँ पर किया गया है, गांव का सामान या ग्रामीण बाजार और मेट्रो शहर का सामान, ये इस चीज़ को डिनोट करना चाहते हैं कि जो गांव होता है वहाँ जो गांव में आमदनी कम होती है, ऐसा मानते हैं कि गांव में आमदनी कम होती है। कितना सही है कितना गलत है ये इस पर चर्चा नहीं करना है हमें, लेकिन इसको ऐसा माना गया कि गांव में आमदनी कम होती है तो वहाँ की मांग भी क्या होती है, मांग भी कम होती है। जब आमदनी कम होती है तो मांग भी कम होती है। अब अगर आपने गांव और शहर दोनों परिवेश देखा हो तो शहरों में आज आप बिना आरओ वाटर के ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन गांव में आज भी हैंडपाइप का पानी पीकर लोग ज़िंदा हैं, कुएं का पानी पीकर ज़िंदा हैं, स्वस्थ हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शहरों में लोग एसी के बिना नहीं रह सकते हैं, गांव में आज भी नेचुरल लेयर में लोग रहने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केवल और केवल आमदनी के हिसाब से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी बदल जाता है। लेकिन फिर भी जितनी भी महंगी से महंगी चीज़ें शहरों में बिकती हैं, तुलना में, ये तो नहीं कहेंगे कि गांव में नहीं बिकती, लेकिन तुलना में शहरों के गांव में कम बिकती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया गया है कि गांव में बिकने वाले सामान और शहर में बिकने वाले सामानों का अंतर अगर देखोगे तो गांव में लोगों की आमदनी कम है तो वहाँ पर कम सामान बिकते हैं, और शहरों में लोगों की आमदनी ज़्यादा है इसलिए शहरों में ज़्यादा सामान बिकते हैं या सेवाएं बिकती हैं। दोनों चीज़ें यहाँ शामिल हो सकती हैं, गुड्स एंड सर्विस बोथ। अब इसके बाद इसी में आगे बढ़ते हैं। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई वाईईडी, यानी कि आय लोच को वाईईडी के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। YED refers to the sensitivity of quantity demanded for a certain goods to a change in real income। ये जो YED है यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो ये बताता है कि किसी व्यक्ति की आय में होने वाली परिवर्तन, जरा भी परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो जाता है। अब ये अलग बात है कि कितना होता है, लेकिन परिवर्तन हो जाता है। अभी जब कीमत लोच पड़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इस बात पर चर्चा की थी कि कीमत में जरा भी परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हम आय लोच पड़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर किस विषय पर ध्यान देंगे, उपभोक्ता की आय में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो भी मांग में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ें कहाँ पर ध्यान दी जाती हैं, कहाँ पर पढ़ी जाएंगी, आय में परिवर्तन से मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको पढ़ा जाता है आय लोच में। मांग की आय लोच में पढ़ा जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया फार्मूला। तो इसमें फार्मूला क्या है, यहाँ पर जो फार्मूला है आय लोच निकालने का वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये बिल्कुल पुराना वाला है, क्योंकि वहाँ भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था, लेकिन यहाँ बदल गया। वहाँ पर था परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम हो जाएगा। यानी कि जब हम कीमत लोच पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तो हम ले रहे थे, लेकिन बगल में ले रहे थे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तो लेंगे ही लेंगे, उसके अपॉन में लेंगे आय में, यानी कि इनकम में आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ये लिया जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल कीमत लॉस वाले फॉर्मूले में हमने लिया था चेंज इन प्राइस, यहाँ पर लेंगे चेंज इन इनकम।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको XED से भी जो है डिनोट करते हैं। ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी होती है in the market where there is an oligopoly, multiple players compete. Thus, the quantity demanded for a product does not only depend on its not depend on itself, but rather there it an effect even when price of the other goods change. एक ऐसे बाजार में जहां एक अल्पाधिकार होता है, कई फर्में प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस प्रकार किसी उत्पाद के लिए मांग की गई मात्रा न केवल स्वयं पर निर्भर करती है, बल्कि अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर भी प्रभाव पड़ता है या निर्भर करती है। देखो, ये कई प्रकार से इसको समझा जा सकता है। क्रॉस इलास्टिसिटी जो अभी यहाँ पर लिखा है, अगर उसको हम समझना चाहें तो जैसे मान लें टेलीकॉम सेक्टर ले लें। तो अगर मान लो जियो ने अपने प्राइस नीचे कर दिए, तो मजबूरी है, अगर आपको बाज़ार में बने रहना है तो एयरटेल को भी अपने प्राइस रिड्यूस करने पड़ेंगे, वोडा को भी अपने प्राइस रिड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो मांग है वो एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई चीज़ों पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी कि इसको जब हम तिरछी मांग कहते हैं, तो ये कई प्रकार से समझाई जा सकती है। जैसे सबसे पहले इसमें एक होता है स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? SUBSTITUTES, सब्स्टिट्यूट्स। तो सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं भैया, उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने चाय या इसको ऐसे समझें, चाय छोड़ो, कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए। किसकी बढ़ जाए? कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाए तो हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? हम चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कॉफ़ी की कीमतें बढ़ गई तो हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? हम चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि एक वस्तु के दाम बढ़ जाएं, यदि एक वस्तु के दाम बढ़ जाएं, इसको अगर अभी न समझ में आओ तो फिर एक बार समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर है कि कॉफ़ी का प्राइस था 10 रुपये, और तब जो टी थी, वो टी की जो डिमांड थी वो थी मान लो 100। फिर कॉफ़ी का प्राइस हो गया 20 रुपये, तो टी की डिमांड हो गई 250, या कह लें 150। कितनी हो गई? 150। 250 नहीं, इसको 150 कर लो। इससे ये मैं बताना चाहता हूँ या ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि 100 लोग तो पहले भी चाय पीते थे, 100 लोग अभी भी चाय पी रहे हैं, लेकिन 50 लोग बढ़ गए। ये 50 लोग कौन हैं? ये वो 50 लोग हैं जो पहले क्या पीते थे? पहले कॉफ़ी पीते थे, लेकिन कॉफ़ी के मूल्य में जो इंक्रीज़ हुआ, इसके कारण इनका जेब नहीं अलाउ कर रहा था कि अब ये कॉफ़ी पिएं। तो इन्होंने अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर लिया? इन्होंने अपने आप को चाय की तरफ शिफ्ट कर लिया। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कॉफ़ी के मूल्य बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ गई, जबकि चाय के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जब किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से किसी दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती हो, तो इसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। इसको और एक तरीके से पढ़ा जा सकता है।
और वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हम लोग कहते हैं, या हम लोग पूरक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं भी कहते हैं। ये जो वस्तुएं होती हैं इनमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो हो सकता है कि स्कूटर की डिमांड जो है, स्कूटर या मोटरसाइकिल कुछ ही समझ लें, वो हो सकता है कि घट जाए। अब अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, यानी प्राइस किसका बढ़ा? पेट्रोल का, और डिमांड किसकी घट गई? स्कूटर की डिमांड घट गई। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि जो वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, क्योंकि स्कूटर बिना पेट्रोल के नहीं चलेगा, इसलिए ये स्कूटर पेट्रोल पर निर्भर है, इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत में वृद्धि होने पर भी कई बार उससे रिलेटेड गुड्स की डिमांड इफेक्टेड हो जाती है, यानी उससे संबंधित वस्तु की मांग कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। तो इसके बाद इसमें क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन गुड्स, किसी एक वस्तु की मांग में परिवर्तन, किसी एक वस्तु के मांग में परिवर्तन बटे दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यहाँ पर हम मांग बटे कीमत करते हैं, लेकिन मांग में परिवर्तन किसका? मांग में परिवर्तन होगा एक्स वस्तु का, तो कीमत में परिवर्तन हम किसकी पढ़ेंगे? हम कीमत में परिवर्तन पढ़ेंगे वाई वस्तु का। यानी ऊपर अगर आप मांग में एक्स वस्तु का परिवर्तन लिखते हैं तो कीमत में आपको वाई वस्तु के परिवर्तन लेना पड़ेगा। यानी कि दोनों अलग अलग है, एक वस्तु की मांग का लेना पड़ेगा, दूसरी वस्तु की कीमत लेना पड़ेगा, तब आप इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें यह भी बताया है कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड्स वुड ऑलवेज कम आउट to a positive as whenever there is a rise in the price of a good, the demand for its substitute rise, whereas the result will be negative for complementary goods. इसमें यह बताने की कोशिश किया है कि एक स्थानापन्न वस्तु के लिए प्राप्त परिणाम हमेशा सकारात्मक होगा। स्थानापन्न वस्तु के लिए क्या होगा? परिणाम हमें सकारात्मक हो। जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था, स्थानापन्न का मतलब चाय की जगह कॉफ़ी या कॉफ़ी की जगह चाय में शिफ्ट हो गए। और क्योंकि जब भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके स्थानापन्न की मांग बढ़ जाती है। आपने देखा था जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ी तो चाय की मांग बढ़ गई थी। और जबकि जो पूरक वस्तुएं होती हैं तो पूरक वस्तुएं में नकारात्मक होता है। जब मैंने पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मैंने कहा स्कूटर की मांग घट जाएगी, यानी कि पूरक वस्तुओं में ये नकारात्मक प्रभाव देता है, जबकि स्थानापन्न वस्तुओं में ये सकारात्मक प्रभाव देता है, पॉजिटिव इफेक्ट देता है आपके सब्स्टिट्यूट्स में। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करता है? नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो मित्रों, आज ये 3 बातें हम लोगों ने समझी हैं मांग की लोच की, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। और अब इसके बाद जो अगला वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी प्रकार होते हैं, वो 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकार को हम लोग एक बार फिर जब मिलेंगे तो उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोग बढ़िया से तैयारी करें, परीक्षा बहुत नज़दीक है, आने वाली है। नमस्कार।